दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। तेज प्रताप यादव का आरजेडी से निष्कासन। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस फैसले ने बिहार की सियासत में हड़कंप मचा दिया। तेज प्रताप के सामने अब नई पार्टी बनाने, जेडीयू या अन्य पार्टी में शामिल होने या निर्दलीय चुनाव लड़ने जैसे विकल्प हैं। तेजस्वी यादव की निजी खुशी। निष्कासन के तनाव के बीच तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने, जिसकी तस्वीर उन्होंने साझा की। यह लालू परिवार में एक सकारात्मक घटना रही। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। पटना में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए की एक बड़ी बैठक बुलाई, जिससे बिहार में एनडीए गठबंधन में रणनीतिक चर्चाएं तेज हुईं। यह बैठक आगामी चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राहुल गांधी का बिहार दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में रैली करने वाले हैं, जहां वे अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को संबोधित करेंगे। यह महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा है। जेडीयू की सक्रियता। जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कस्बा का दौरा किया और पार्टी चुनावी तैयारियों के लिए मिशन मोड में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू संगठन को मजबूत करने में जुटी है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिससे एनडीए गठबंधन में एकजुटता की चर्चा है। हालांकि चिराग और तेजस्वी की हालिया मुलाकात ने भी सियासी अटकलों को हवा दी। प्रशांत किशोर का बयान। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए और अपनी पार्टी के लिए 2025 चुनाव को महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। महागठबंधन की गतिविधियां। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का महागठबंधन भी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटा है। बीएसपी की सक्रियता। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने भी 2025 चुनाव के लिए कमर कस ली है और मायावती के नेतृत्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। अब बिहार से जुड़ी कुछ खास खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा। 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह दौरा न सिर्फ विकास परियोजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों की दृष्टि से भी इसे अहम माना जा रहा है। इस दौरे में जिन प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, उनमें शामिल है पटना ग्याड़ोभी 4 लेन सड़क परियोजना, जो क्षेत्रीय आवागमन को तेज और सुगम बनाएगी। पटनारा सासाराम और रामनगर कच्ची दरगाह सड़कें, जो यातायात व्यवस्था को बेहतर करने में मदद करेंगी। गोपालगंज में NH 27 पर एलिवेटेड रोड, जो भीड़ भाड़ को कम करने में सहायक होगी। औरंगाबाद जिले में नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2, जो राज्य की ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे को राज्य में विकास कार्यों को रफ्तार देने और जनता के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम। 1.2 लाख शिक्षकों का होगा स्थानांतरण। पटना 27 मई। बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 27 मई से शिक्षक स्थानांतरण अभियान शुरू कर दिया है। इस अभूतपूर्व पहल के तहत 1.2 लाख से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षकों को उनके गृह जिले या नजदीकी स्थानों पर नियुक्त किया जाए, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सके और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। इस प्रक्रिया से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी ज्यादा नियमित और प्रभावी हो सकेगी। राज्य सरकार ने इस स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने का दावा किया है, जिससे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की आशंका को खत्म किया जा सके। एनईपी पर आरजेडी सांसद का हमला। गरीब और संविधान विरोधी नीति। पटना 27 मई। बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पर तीखा हमला बोलते हुए इसे गरीब विरोधी और संविधान विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस नीति के जरिए शिक्षा को बाजार के हवाले किया जा रहा है, जिससे गरीब और ग्रामीण छात्रों, खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के विद्यार्थियों को गंभीर नुकसान होगा। सांसद सिंह ने HEFA हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी और PM उषा यूनिवर्सिटी ग्रांट स्कीम जैसी केंद्र की योजनाओं की भी आलोचना की। उनका कहना है कि इन योजनाओं के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को बैंकों से ऋण लेना पड़ता है, जिसे उन्हें खुद चुकाना होता है। यह मॉडल सरकारी संस्थानों को वित्तीय दबाव में डालता है और शिक्षा को आम लोगों की पहुंच से दूर करता है। उन्होंने मांग की कि शिक्षा को मूलभूत अधिकार मानते हुए सरकारी फंडिंग और सभी वर्गों के लिए समान अवसर की गारंटी दी जाए।
विकसित कृषि संकल्प अभियान में बिहार की बड़ी भागीदारी। पटना 27 मई राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RPCO पूसा के कुलपति डॉक्टर PS पांडे को केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए पूर्वी भारत का क्षेत्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा, जिसके तहत देश के 700 से अधिक जिलों में 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, योजनाओं और कृषि सुधारों की जानकारी देना और स्थानीय समस्याओं का समाधान तलाशना है। बिहार में इस अभियान के तहत 33 विशेषज्ञ टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें प्रतिदिन 3 गांवों का दौरा करेंगी और किसानों से संवाद, प्रशिक्षण तथा फीडबैक संग्रह का कार्य करेंगी। इस पहल को कृषि विकास में जन सहभागिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पूर्वी राज्यों के लिए विशेष आर्थिक योजनाएं तैयार कर रहा है केंद्र। नई दिल्ली पटना 27 मई नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय सरकारी पैनल पूर्वी भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर रहा है। इस रणनीति का लक्ष्य है कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को औद्योगिक और निवेश के मामले में नई दिशा दी जाए। पैनल की प्रस्तावित योजनाओं में शामिल हैं कर प्रोत्साहन, टैक्स ब्रेक्स जिससे उद्योगों को पूर्वी राज्यों में निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस का विस्तार जिससे स्थानीय रोजगार और निर्यात दोनों को बल मिले, कौशल विकास कार्यक्रम जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार योग्य बनाया जा सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह योजना क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और पूर्वी भारत को देश की विकासधारा में मुख्य भूमिका देने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। बढ़ते अपराधों पर विपक्ष का निशाना, JDU का आंकड़ों से बचाव। पटना 27 मई बिहार में हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में वृद्धि को लेकर विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में पुलिस की निष्क्रियता और गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। राजद और कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं का कहना है कि राज्य में लूट, हत्या, दुष्कर्म और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। इसके जवाब में JDU ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि बिहार कई अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। JDU प्रवक्ताओं के अनुसार NCRB के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है और सरकार ने साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग को लेकर अनेक पहल की है। यह मुद्दा आगामी चुनावों में कानून व्यवस्था बनाम विकास कार्यों की बहस को और तेज कर सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बदलते समीकरणों से बड़ी हलचल। राजनीतिक तापमान जैसे जैसे चढ़ रहा है, बिहार में गठबंधन की राजनीति एक बार फिर नई शक्ल लेने को तैयार दिख रही है। 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में तेजी से नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। ताज़ा संकेत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने दिए हैं, जिन्होंने कहा कि राज्य में नई राजनीतिक जमावट संभव है। उनके इस बयान से NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पारस ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सत्ता समीकरणों में बदलाव की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बयान LJP, रामविलास और RLJP के बीच बढ़ती दूरियों का संकेत हो सकता है। NDA के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सहमतियों और असहमतियों का दौर शुरू हो सकता है। यह घटनाक्रम महागठबंधन राजद कांग्रेस JDU के पक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा सकता है।